तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पुराना वीडियोस का रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा था यूरिक एसिड जो है वो हमारे यूरिन में अपीयर हो रहा था 7 mg/kg से ज़्यादा होने पर, ओके। और हमारा 3 मैनिफेस्टेशंस थे। जब किडनी का प्रॉब्लम था तो उस वहाँ पे किडनी के प्रॉब्लम में 3 मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे हो रहे थे। एक था यूरेट नेफ्रोपैथी, एक यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी और एक यूरोलिथियासिस। तो ये 3 मैनिफेस्टेशंस किडनी का जब भी होता है तभी हम लोगों को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है। और अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा है तो उस केस में हम लोग को कोई सा भी मैनिफेस्टेशंस देखने को नहीं मिलेगा क्लिनिकली, ओके। तो हमारा जो यूरेट नेफ्रोपैथी था वो हमारा क्रोनिक किडनी डिजीज़ के केसेस में मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्यूबलो इंटरस्टिशियल जो है वहाँ पे हमारा यूरिक एसिड का डिपॉजिशन हो जा रहा था, ओके। उसी तरह का यूरिक एसिड नेफ्रोपैथी ये क्यों हो रहा था? ये एसोसिएटेड था हमारा ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के वजह से। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एंड प्रोडक्ट्स है प्यूरिन वगैरह, तो प्यूरिन बना रहा था यूरिक एसिड और यूरिक एसिड का भी हमारा डिपॉजिशन हो रहा था हमारा ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जिसके वजह से क्या हो रहे थे, ट्यूब्यूल्स का लाइसिस हो रहा था। जितने भी ट्यूब्यूल्स थे वो सब लाइसिस की तरफ जा रहे थे, ओके। तो ये सारे कंडीशंस थे। और कुछ मेटाबॉलिक कंडीशन था जैसे कि हाइपर यूरिसेमिया तो होगा ही होगा। हाइपर ऑक्सिल्यूरिया मतलब ऑक्सैलिक एसिड का भी लेवल हमारे यूरिन में बढ़ेगा, ओके। कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा था, ओके। लेकिन हमारा हाइपोकैलेमिया रहेगा, मतलब पोटेशियम का लेवल जो रहेगा वो कम जाएगा। बढ़ेगा कौन कौन सा? तो यूरिक एसिड बढ़ेगा, ऑक्सैलिक एसिड बढ़ेगा और कैल्शियम बढ़ेंगे हमारे यूरिन में, ओके। ये 3 कंडीशन। लेकिन पोटेशियम का जो लेवल होगा वो कम जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग इस वीडियो में आते हैं, बात करते हैं स्टेजेस ऑफ गाउट प्रोग्रेशन के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, इसमें ना टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, ओके, गाउट प्रोग्रेशन का। इन चारों स्टेजेस तो इस स्टेजेस ऑफ गाउट प्रोग्रेशन में टोटल 4 स्टेजेस होते हैं, ओके। तो ये सीक्वेंस वाइज होता है, पहला के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, फिर चौथा, ओके। फर्स्ट स्टेज में क्या चीज़ होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा, ओके। यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज़ होगा। कैसे इंक्रीज़ होगा भाई? डाइट्री प्यूरिन्स अगर कोई ले रहा है तो, ओके। अंडर एक्सक्रीशन हो रहा है तो इस कंडीशन में हमारा यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा। यूरिक एसिड ब्लड में आएगा, ओके। उसके बाद फिर वो क्रिस्टल्स बनाना स्टार्ट कर देगा, जॉइंट्स जहाँ जहाँ वो डिपॉजिट होगा क्रिस्टल्स, जॉइंट्स के बारे में, ओके। तो प्राइमरी जो इफेक्ट होता है वो हमारा जॉइंट्स होता है। सेकेंडरी अगर देखा जाए, सेकेंड मोस्ट कॉमन है वो है हमारा रेनल है, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1। स्टेज 2 जो है वो है एक्यूट गाउट, ओके। एक्यूट गाउट में क्या होता है? देखो नाम से लग रहा है एक्यूट, मतलब अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होना स्टार्ट हुआ है, तो सिम्टम्स अभी स्टार्ट होने हुए हैं, ओके। तो ये सिम्टम्स में क्या होगा? पेन एंड इन्फ्लेमेशन, थोड़ा सा पेनफुल अटैक होगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरक्रिटिकल गाउट। इंटरक्रिटिकल गाउट जो है ये एक तरीके का रेमिशन फेज़ है, मतलब यहाँ पे अब आपका पेन जो होगा, जो इन्फ्लेमेशन हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट को लगेगा कि वो नॉर्मल हो गया है, ओके। ये मतलब इंटरक्रिटिकल गाउट जो है ये 2 अटैक्स के बीच वाला पीरियड होता है जिसमें पेशेंट एकदम नॉर्मल खुद को फील करता है, ओके। और फोर्थ जो है वो है हमारा क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट मतलब अब वो गाउट, अब जैसे वो क्रोनिक हो गया तो वो पेन उसका कंटिन्यू करता रहेगा, वो फ्रीक्वेंट पेन होता रहेगा, कंटिन्यूड पेन होगा, वो पेन कभी सबसाइड ही नहीं होगा, ओके। और एक चीज़ याद रखना, जो टोफ़ी जो होता है, ओके, ये हमेशा क्रोनिक गाउट में ही मिलता है। मतलब टोफ़ी है क्या? टोफ़ी एक कैल्शियम का डिपॉजिशन होता है, ओके। कैल्शियम डिपॉजिशन अगर जॉइंट्स के चारों तरफ होने लग जाएंगे, ओके, तो वो टोफ़ी कहलाएगा, ओके। और ये साथ ही साथ ग्रैनुलोमेटस फॉर्मेशन भी होता है, मतलब अगर कोई सा भी फॉरेन बॉडी का यहाँ पर अगर आ जाते हैं फॉरेन बॉडी इस कैल्शियम के अराउंड, तो वो ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन कर देगा, ओके। कभी कभी इससे डिस्चार्ज भी निकलता है तो वो टॉफ़ी कहलाता है, ओके। और यही जो कैल्शियम डिपॉजिशन है ये प्रेशर भी लगा सकता है उसके आसपास वाले एरिया में, ओके। तो ये सारा चीज़ क्रोनिक गाउट के केसेस में आता है। तो 4 स्टेजेस था। पहला क्या चीज़ था? यूरिक एसिड का इंक्रीज़, ओके। दूसरा था एक्यूट गाउट जिसमें कि सिम्टम्स हम लोग को दिखना स्टार्ट हुआ। तीसरा था इंटरक्रिटिकल गाउट, मतलब सिम्टम्स चले गए, पेशेंट खुद को नॉर्मल फील कर रहा था। और फोर्थ था क्रोनिक गाउट जिसमें कि टोफ़ी का फॉर्मेशन हो जाता था, ओके। और पेन जो होगा वो कंटिन्यूड रहता था, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसका क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ओके।
तो क्लिनिकल फीचर्स क्या चीज़ है, तो सबसे पहले एक्यूट गाउटी अर्थराइटिस जो स्टेज 2 है, ओके, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, ओके। तो सबसे पहले मेल प्रीडोमिनेंट है, ये हम लोगों ने देखा था, मेल प्रीडोमिनेंट होता है फीमेल से, और फीमेल्स में कब होता है, तो पोस्ट मेनोपॉजल केसेस में होता है, ओके। तो ये 40 to 60 ईयर्स में होगा, ये काफ़ी पेनफुल होगा, ठीक है। इसका एक्सप्लोसिव ऑनसेट होता है। एक्सप्लोसिव ऑनसेट का मतलब क्या चीज़ होगा कि जब आप रात में सोए हो, ओके, और सोने के बाद सुबह उठते हो तो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ इसका पेन होता है आफ्टर 4 आवर्स, ओके। 4 घंटे के बाद ये बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा। 4 से 12 घंटा तक ये पेन होता ही रहेगा आपके जॉइंट में, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पेन, इतना पेन होगा कि वो अनबियरेबल पेन होगा। पेशेंट कभी कभार इमरजेंसी में भी आ जाता है, इतना ज़्यादा इसका पेन होता है, ओके। और ये जो होगा ये रिजॉल्व होता है 3 to 14 डेज़ में। ये पेन मतलब क्या, ये इंटर क्रिटिकल पीरियड में चला गया, मतलब पेशेंट नॉर्मल फील कर रहा है, ओके। 3 से 14 दिन में ये रिजॉल्व हो जाता है। पेन स्टार्ट कब होता है, तो आफ्टर 4 आवर्स, 4 to 12 आवर्स तक पेन रहता है, ओके, हर दिन रहेगा। लेकिन 3 to 14 डेज़ के बाद ये क्या होता है, 3 to 14 डेज़ में ये पेन रिजॉल्व हो जाता है, पेशेंट खुद को नॉर्मल फील करता है, ओके। अब इसके फीचर्स के बारे में आते हैं। फीचर्स में क्या है, फीचर्स में क्या है, तो सबसे पहले फीचर्स में पोडाग्रा। पोडाग्रा क्या है, ये एक टर्म है। इसमें क्या होता है, जो जॉइंट जो होगा वो हॉट, डस्की, रेड, स्वेलन जॉइंट्स हो जाएगा, ओके। जो हम लोगों ने पढ़ा था 5 साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन थे, बिल्कुल वैसे ही, मतलब कि ये हॉट होगा, डस्की, रेडनेस वहाँ पे था, हॉट था, ओके, स्वेलन जॉइंट्स थे। तो ये सारे फीचर्स हम लोग को देखने को मिलेगा जॉइंट्स में, तो उसको हम लोग पोडाग्रा कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारा इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, साथ ही साथ पेरी आर्टिकुलर एरिथमा होगा, ओके। मतलब जो हमारा जॉइंट्स है, ओके, उसके चारों तरफ हम लोग को एरिथमा भी देखने को मिलेगा साथ ही साथ। नेक्स्ट है हमारा कूल जॉइंट्स। कूल जॉइंट्स का मतलब क्या है, कूल जॉइंट्स का मतलब वो जॉइंट जो काफ़ी दूर पे है, मतलब पेरिफेरल जॉइंट्स हो गए, ठीक है, जैसे मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, ये सब काफ़ी दूर पे है, ओके। अगर लोअर लिम्ब के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो ये जो कूल जॉइंट्स होगा, मतलब जो पेरीफेरी में है, वो सबसे पहले अफेक्टेड होगा, ओके। और 85% केस में सिंगल जॉइंट अफेक्टेड होता है, मतलब एक ही जॉइंट अफेक्टेड होगा। अब जब इसका सेकेंड अटैक आता है, सेकेंड अटैक का मतलब क्या है, सेकेंड अटैक का मतलब ये बहुत ही सीवियर अटैक है, ओके। मतलब बहुत ही सीवियर पेन होगा, सीवियर इन्फ्लेमेशन होगा। इसका वेरिएबल कोर्स हो सकता है, मतलब ये काफ़ी लंबे टाइम तक ये रहेगा, उस टाइम तक इंटर क्रिटिकल पीरियड में चला जाएगा, फिर ये आ गया, ठीक है। तो ये वेरिएबल पीरियड है, ओके, और काफ़ी सीवियर है, तो वो सेकेंड अटैक कहलाता है, ठीक है। तो सेकेंड अटैक में इसका पॉली आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। यह याद रखना कि स्टार्टिंग का केस में 85% केस में सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन अगर जब दूसरी बार अटैक आएगा तो वो पॉली आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट। अब इसका कुछ ट्रायड्स होते हैं, ओके। तो ये जो है गाउट का, इसका कुछ ट्रायड होता है। तो सबसे पहले ये मोनो आर्टिकुलर अर्थराइटिस है, ओके। 85% केस में एक ही जॉइंट से अफेक्टेड होते हैं। सेकेंड अटैक आएगा तभी पॉली आर्टिकुलर है, ये लोग देखा था। हाइपरयूरिसेमिया भी हम लोगों ने देखा था। एक ये टर्म है ड्रामेटिक रिस्पॉन्स टू कॉल्चिसिन, मतलब अगर आप कॉल्चिसिन देते हो तो अच्छा रिजल्ट शो करता है, मतलब रिस्पॉन्स उसमें दिखता है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये गाउट ही है, तो सबसे पहले हम लोग एस्पिरेशन करेंगे, मतलब कि जो हमारा जो जॉइंट्स इन्वॉल्व है वहाँ से हम लोग फ्लूइड निकालेंगे, और फ्लूइड जब हम लोग निकालेंगे तो उसमें हम लोग को नेगेटिवली बाइफ्रेंजेंट नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स हम लोग को देखने को मिलेगा। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिस्टल्स का शेप कैसा है, तो नीडल शेप है होता है, ओके। बाइफ्रेंजेंट मतलब, बाइफ्रेंजेंट का मतलब क्या है, जब आप लाइट पास करते हो, ओके, तो वो तो या तो 2 कलर में टूटता है, या तो येलो होगा या तो वो ब्लू होता है, ठीक है, ब्लू या फिर येलो, ठीक है। तो येलो जो होता है वो नेगेटिव होता है, ब्लू अगर आ रहा है तो पॉजिटिव है, ओके। तो इस कंडीशन में हम लोग को येलो दिखने को मिलता है, येलो मतलब नेगेटिव, ओके। और ब्लू अगर देखने को मिलेगा तो यानी कि वो पॉजिटिव बाय रेफरेंजेंस, ओके। ये हो गया।
नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं साइनोवियल फ्लूइड के बेसिस पे। ओके, तो साइनोवियल फ्लूइड दो टाइप का क्रिस्टल शो कर सकता है, या तो वो सेप्टिक की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मतलब किसी तरह का कोई इन्फेक्शन लग गया है, इन्फेक्शन वहाँ पे माइक्रोब्स वगैरह है, साइटोकाइंस वगैरह का रिलीज़ हुआ है, तब जाकर के इन्फ्लेमेशन हुआ है तो वो सेप्टिक हो जाएगा। ओके, या फिर मैक्रोफेजेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ गए तो। और दूसरा क्रिस्टल जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, तो सेप्टिक के केस में क्या होता है कि WBC का काउंट बहुत ज़्यादा रेज्ड होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। ओके, WBC का काउंट जो होगा वो 50,000 to 1 लाख भी जा सकता है, लेकिन क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी केस में 2000 तक रहेगा, या 2000 के आसपास, मतलब थोड़ा बहुत ही रेज्ड रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब, हाँ, एक टर्म है पॉली आर्टिकुलर गाउट फ्लेयर। इसका मतलब क्या चीज़ होता है? इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन में पहले तो पॉली आर्टिकुलर फेज़ आता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा तब, और ये मोस्टली हमारा कूल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि पेरिफेरल जॉइंट्स हो गया, माइग्रेटरी जॉइंट भी हो सकता है। मतलब अगर ये पॉली आर्टिकुलर है तो दूसरे जॉइंट्स पे ये जा सकता है, माइग्रेट कर सकता है, मल्टीपल जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ओके फिर हम लोग को ये दिखता है माइलोप्रोलिफरेटिव केस में। ओके, माइलोप्रोलिफरेटिव मतलब अगर बोन मैरो का बहुत ज़्यादा एक्सेस में डिस्प्लेशिया हो गया है, या फिर एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं, जैसे कि CML वगैरह में हम लोग देखेंगे, वहाँ पे भी माइलोप्रोलिफरेटिव केसेस हम लोग को दिख रहा था। तो उस केस में हम लोग को ये दिख सकता है पॉली आर्टिकुलर गाउट फ्लेयर। ये मोस्टली जेनेटिक होते हैं। ओके, या फिर हम लोग को पोस्ट ट्रांसप्लांट, अगर जैसे कि रेनल ट्रांसप्लांट हुआ है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस केस में हम लोग को ये दिख सकता है पॉली आर्टिकुलर गाउट फ्लेयर। मतलब इनिशियली वो एक ही जॉइंट था, मोनो आर्टिकुलर ही था, लेकिन अगर ट्रांसप्लांट हो गया है तो उसके बाद मल्टीपल हम लोग को दिख सकता है गाउट्स। ओके, मल्टीपल जॉइंट्स पे। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या, ये नॉन एरोसिव अगर आर्थराइटिस है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। देखो फ्रेंड्स, आर्थराइटिस दो टाइप का हो सकता है, या तो वो इरोड करे, ओके, या तो वो ना करे, इरोसिव उसमें हो या ना हो। ओके, तो ये सारा चीज़ है। जो एक्यूट क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी होता है वो इरोसिव नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, और जो क्रोनिक अगर क्रिस्टल आर्थ्रोपैथी हो गया, ओके, जाहिर सा बात है टोफाई फॉर्मेशन हो गया, वहाँ पे टोफाई के बारे में मैंने आपको बताया था क्या, कि वहाँ पे ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी हो रहा था। ओके, जिसके वजह से कभी कभार जो होते थे डिस्चार्ज भी रिलीज़ होते हैं। ओके, तो अगर टोफाई हो रहा है तो ऑब्वियस सा बात है वो इरोड करेगा। अगर टोफाई का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, मतलब अभी वो एक्यूट फेज़ में है, तो वो नॉन इरोसिव होगा। ओके, अदर कॉजेज़ नॉन इरोसिव का क्या है, तो हमारा जैकॉर्ड आर्थ्रोपैथीज़ है। ओके, एक्यूट रोमैटिक फीवर है। ओके, ये CTD कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ रिलेटेड आर्थराइटिस होगा, एक्यूट तो बारे में बता ही दिया। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस, इस केसेस में भी हो दिख सकता है। ओके, क्रोनिक कब कहेंगे, जब टोफाई का डिपोजिशन। फ्रेंड्स याद रखना, टोफाई का अगर डिपोजिशन जो होता है वो हमारा हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होता है। यहाँ पे कोई सा भी वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई सा भी मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसे कि रोमैटिक फीवर में मोस्टली हमारा वैल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होगा, ओके, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन जो टोफाई होता है वो हमेशा सबक्यूटेनियस टिश्यू में ही डिपोजिशन होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया इरोसिव, ये हो गया नॉन इरोसिव। अब इरोसिव के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया, क्रोनिक के केस में होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तो बात कर ही चुके थे हम लोग पहले वीडियोस में, क्या कि साइनोवियम सेल्स का हाइपरट्रोफी होता है, जिसके वजह से पैनस फॉर्मेशन होता है, जिसके वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, इरोजन हो जाता है जॉइंट्स का। ओके, दूसरा है हमारा सोरियाटिक आर्थराइटिस। सोरियाटिक आर्थराइटिस के केस में भी ऐसा ही होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एक्सरे। अगर एक्सरे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को जॉइंट्स कैसा दिखेगा, तो एक्सरे में भी हम लोगों ने देखा क्या कि एक्यूट केसेस में दूसरे टाइप का दिखता है और क्रोनिक केस में अलग दिखता है। जाहिर सा बात है ना, यहाँ पे टोफाई का फॉर्मेशन हुआ है कि जॉइंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आएगा, इरोसिव हो जाएगा, ये नॉन इरोसिव रहेगा। ओके, तो नॉन इरोसिव के केस में आप लोगों को कुछ जॉइंट्स में चेंजेस दिखेंगे ही नहीं, वहाँ पे सिर्फ स्वेलिंग दिखेगा टिश्यू का। ओके, सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, यहाँ पे अभी जॉइंट्स का इरोजन ही नहीं हुआ है तो जॉइंट्स नॉर्मल रहेंगे, बस स्वेलिंग दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्रोनिक। क्रोनिक में जॉइंट्स का इरोजन होगा, तो ये याद रखना ये टर्म रैट बाइट इरोजन, मतलब चूहे ने काट लिया। ओके, उस टाइप का इरोजन हम लोग को देखने को मिलेगा। रैट बाइट इरोजन मतलब कि खुरेद दिया, दो जॉइंट्स है, मतलब ये जॉइंट है इरोड हो गया ऐसा, ठीक है। तो जब भी चूहा काटता है कोई भी चीज़ तो उसमें
हम लोग को पंच्ड आउट लीजन देखने को मिलता ही है, मतलब वो रेज्ड रहता है, उसका मार्जिन्स जो रहते हैं वो तो अब वो तो ऐसे टूटा हुआ तो नहीं रहता है ना, थोड़ा सा उसमें रेज्ड ऐसा दिखता है, चूहा काटा तो ऐसा दिखेगा इस टाइप का। ओके, तो वही रेज्ड मार्जिन रहेगा। ओके, तो इसी को हम लोग पंच्ड आउट लीजन कहते हैं, ऊपर की तरफ निकला हुआ है। दूसरा एसिमेट्रिकल होगा, लाइटिक लीजन मतलब टूटा फूटा, एसिमेट्रिकल होगा, कहीं पे भी चूहा काट दिया। ओके, ज़रूरी नहीं कि वो सिमेट्रिकल बराबर जगह ही काटे, कहीं पे भी। नेक्स्ट है हमारा मार्टेल्स डी साइन। इसका मतलब क्या है कि अगर ओवर हैंगिंग एजेस है, मतलब ये जो एजेस हो गया, ठीक है, एजेस हो गए, ओवर हैंगिंग एजेस हो गए, जो हैंग कर रहा है उसमें स्क्लेरोसिस अगर हो जाए, ठीक है, उसमें स्क्लेरोसिस हो जाए तो ये कहलाता है हमारा मार्टेल्स डी साइन। ओके, नेक्स्ट है जॉइंट स्पेसेस। जॉइंट स्पेसेस जो होगा वो मेंटेन रहेगा, स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, और फिर लैक ऑफ पेरी आर्टिकुलर, ये पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपनिया नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा, और लोकेटेड आउटसाइड द जॉइंट कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल के बाहर ये सारे जो इरोजन्स होंगे वो सब हम लोग को देखने को मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासाउंड ऑफ नी। अगर ये नी में अगर होगा तो क्या होगा, इसमें कुछ क्लासिकल चीज़ें होते हैं नी में जो कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को नी में देखने को मिलता है, और ये अल्ट्रासाउंड है, ये एक्सरे नहीं है। एक्सरे सिमिलर ऐसा ही हम लोग को दिखेगा नी में भी, लेकिन अगर अल्ट्रासाउंड करेंगे तो क्या दिखने को मिल सकता है, तो ये क्लासिकल डबल कॉन्ट्योर साइन है। मतलब क्लासिकल डबल कॉन्ट्योर का मतलब क्या है, ये हाइपर इकोइक लाइन है, देखो नाम से ही लग रहा है डबल कॉन्ट्योर। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इस टाइप का लाइन दिखेगा जो कि हाइपर इकोइक होगा। ओके, तो ये हाइलिन कार्टिलेज के बीच में दिखता है। ओके, जैसे दो जॉइंट्स हो गए, हाइलिन कार्टिलेज रहा दोनों का। ओके, तो उन दोनों के बीच में, जैसे कि इधर जैसे एक जॉइंट हुआ, ऐसे हाइपर इकोइक दिखा, और फिर एक और जॉइंट, ठीक है, तो इस टाइप का जो लाइन होगा ये हमारा हाइपर इकोइक लाइन्स कहलाएगा, और इसका क्लासिकल इसको डबल कॉन्टूर साइन कहते हैं। ओके, तो इसके सुपरफिशियल में ये लाइन के सबसे ऊपर हम लोग को यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स का डिपोजिशन दिखेगा। ओके, और अगर इसके डीप में देखोगे तो यहाँ पे फीमोरल कॉर्टेक्स दिखेगा। सुपरफिशियल क्या है, यूरिक एसिड डिपोजिशन, और अंदर ऑब्वियसली फीमर है, ठीक है, तो फेमोरल कॉर्टेक्स हम लोग को दिखेगा। ओके, नेक्स्ट है मल्टीपल इकोजेनिक अपीयरेंस। ये भी हम लोग को दिख सकता है, ये डबल कॉन्टूर, ये लाइन के जगह, मतलब ये एक सिंपल लाइन के जगह हम लोग को बहुत सारा इकोजेनिक अपीयरेंस दिख सकता है। तो ये कैसा दिखेगा, ये स्नो स्टॉर्म, मतलब इस टाइप का ही अपीयरेंस दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा। ओके, दो जॉइंट्स के बीच में, तो ये स्नो स्टॉर्म की तरह दिखेगा। ओके, और ये टोफाई के बारे में है, तो टोफाई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक ग्रैनुलोमैटस रिएक्शन होता है जिसके वजह से कैल्शियम, जिसके वजह से ये कैल्सिफाई कर जाता है। ओके, और जब कैल्सिफाई कर जाता है तो इसमें प्रेशर सिम्टम्स दिखता है, मतलब अगल बगल के जॉइंट्स पे ये प्रेशर लगाना स्टार्ट कर जाता है। ये कब दिखता है, ये क्रोनिक केसेस में दिखता है, इससे हम लोग को एफ्यूजन या फिर कुछ डिस्चार्ज भी हम लोग को दिख सकता है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ओके।